तू आके 2 साल गल्ले पे बैठ जाएगा तो तेरी प्रॉपर्टी हो जाएगी, और तो सहज जो ना, ये प्रॉपर्टी मेरी है, मेरी है, मेरी है। कल बच्चे आके 2-2 घंटा ऑफिस में बैठने लग जाएंगे तो प्रॉपर्टी उनकी नहीं हो जाएगी। क्लियर? लेकिन यदि ये धंधा दादाजी परदादाजी का चल रहा होता तो बच्चे खड़े होकर बोलते, आपका भी कोई किया हुआ नहीं है पापा, वैसे मत बोलिए, हम लोग को सब पता है, सारा प्रॉपर्टी हमारे परदादाजी का है, आप भी तो जाके गल्ले पे बैठे थे। Then it is okay. Ancestral property हो, then you can fight, this is common property. दादाजी की प्रॉपर्टी में मेरा भी उतना ही राइट है जितना आपका राइट है, ओके, देन देयर विल बी कॉमन प्रॉपर्टी। तो ये जो लड़का बोला बहुत पुराना बिजनेस हो तो चलेगा, राइट, बहुत पुराना मतलब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जिससे लोग अब जा चुके हैं बिना कोई विल बनाए। तो यदि मैं जाते समय अपनी विल बना दूं कि मेरी प्रॉपर्टी में इसका हक है, तो फिर ये एचयूएफ नहीं बनेगी, क्योंकि दिस इज नॉट अ कॉमन प्रॉपर्टी। लेकिन यदि मैं मरते समय कोई विल नहीं बनाया तो ये प्रॉपर्टी कॉमन प्रॉपर्टी हो जाएगी, मेरे 3, 4, 5, 6 जितने भी मेरे टाबरे हैं सब में। ठीक है। इसके अलावा यदि आपको एचयूएफ बनाना है, एक तरीका हुआ कि कोई पुराने मतलब लोग मर गए और बिना कोई डीड बनाए, मतलब बिना कोई विल बनाए मर गए, तो उनकी प्रॉपर्टी उनके खानदान की कॉमन प्रॉपर्टी हो गई। इन दिस वे एचयूएफ इज क्रिएटेड। दूसरा तरीका होता है कि कॉमन प्रॉपर्टी बनाइए, मेक अ कॉमन प्रॉपर्टी। तो मेक अ कॉमन प्रॉपर्टी कैसी होती है? एक डीड होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एचयूएफ डीड। आज गूगल में सर्च कर लेना, मिल जाएगा। 1 पेज की डीड होती है, 1 पेज का एग्रीमेंट होता है जिसमें लिखा रहता है, मैं संजय मुंद्रा मेरी प्रॉपर्टी में से 20 लाख रुपए सेट असाइड करता हूं, और इस 20 लाख रुपए पे मेरा, मेरे पापा का, मेरे भाई का इक्वल राइट होगा। मैंने साइन कर दिया। तो मैंने खुद ने अपनी मर्जी से मेरी प्रॉपर्टी में से 20 लाख रुपया कॉमन प्रॉपर्टी बना दी। जैसे कॉमन प्रॉपर्टी बन गई, मैं, मेरा भाई और मेरे पापा तीनों फैमिली है, तीनों हिंदू है, तो हिंदू भी वर्ड आ गया, अनडिवाइडेड भी आ गया और फैमिली भी आ गया, एचयूएफ बन गया। या तो एचयूएफ डीड बनाने से बनता है, एक सिंपल डीड, रजिस्ट्री की कोई दरकार नहीं है, सिंपल डीड, मतलब आप 5 मिनट में एचयूएफ बना सकते हो। डीड बनाइए, पैन के लिए अप्लाई करिए, परमानेंट अकाउंट नंबर नाम सुना होगा, पैन के लिए अप्लाई करिए और तो बैंक अकाउंट खोल लीजिए, आपका एचयूएफ बन गया। बैंक अकाउंट खोलना एकदम आसान काम है, पैन के लिए अप्लाई करना एकदम आसान काम है। डीड गूगल में मिलती है, निकालो, 1 पेज का प्रिंट आउट, नाम भर दो, पैसा भर दो, हो गया। सब पैसा कितना भरे, जितना मना है। सर 1 लाख रुपए में बन जाएगा, हाँ। 10,000 में, हाँ। कॉमन प्रॉपर्टी होनी चाहिए। कितने की कॉमन प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट नहीं है। बात क्लियर? तो या तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से आती है या फिर एक डीड के थ्रू बनाई जाती है। आंसर ये हुआ, ऋषभ को लाफा मिलेगा कि ऋषभ को 100 करोड़ मिलेंगे, तो आंसर इज लाफा, क्योंकि दिस इज नॉट अ कॉमन प्रॉपर्टी। द प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू ऋषभ के पापा जी, वो जो चाहे उस प्रॉपर्टी का करे। बच्चे ऑफिस में जाना शुरू कर दिए, इसका मतलब ये नहीं कि ऑफिस 1/3 उनकी हो गई ना। समझा? नाइस, अचीव, क्लियर? इतना क्लियर हो गया तो बताओ, जैन अनडिवाइडेड फैमिली एचयूएफ माना जाएगा? जैन अनडिवाइडेड फैमिली क्यों? जैन हिंदू होते हैं। नहीं, तो जैन हिंदू होते हैं। मुद्दे की बात करो ना, बोलो बोलो, तुम लोग जैन लोग हिंदू होते हो? नहीं होते हो तो फिर काहे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में हाथ डाल रहे हो? खुद हिंदू नहीं है, खुद अपने आप को कौन सा शेड्यूल कास्ट में डाल रहा है लोग अपने आप को। हाँ, वो माइनॉरिटीज में डाल रहा है, और यहाँ पे आके बोलता हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है। बोलो, जैन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? किताबों में क्या लिखा मुझे उससे मतलब नहीं है। तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्या बोलता है ये बताओ। जैन हिंदू আছে? হ্যাঁ, এখানে তো এচইউ মানে হিন্দু স্পেসিফাই করা আছে, হিন্দু। তাহলে জেন আসবে কি আসবে না? হ্যাঁ, বলছি আসবে না, তুমি বলছো আসবে। तो बच्चों यहाँ पे एच मतलब जो आपने समझा ना हिंदू, ये थोड़ा सा नैरो समझा आपने।
देयर आर टू वर्ड्स, हिंदू रिलीजन एंड हिंदू लॉ। तो यहां पे हिंदू रिलीजन की बात नहीं हो रही है, इट इज मैटर ऑफ हिंदू लॉ। तो हिंदू लॉ में जैनीज आर कवर्ड, दो जैनीज आर हैविंग अ डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कस्टम्स, परंतु हम यहाँ पे रिलीजन की बात ही नहीं कर रहे हैं भाई साहब, हम तो लॉ की बात कर रहे हैं। तो देयर इज अ लॉ, हिंदू लॉ, मार्केट में उसकी किताबें मिलती है, पढ़ लो। तो क्या जैनीज आर गवर्न्ड बाय दैट लॉ? एंड आंसर इज यस, जैनीज आर गवर्न्ड बाय द हिंदू लॉ। Therefore, Jain undivided family is also HUF. क्या बुद्धिस्ट are governed by Hindu law? बुद्धिस्ट is a different religion but governed by Hindu law. Law अलग चीज है, religion अलग चीज है। हमने उस लॉ के सारे कॉन्सेप्ट देखे, हमें वो लॉ पसंद आया, हमने बोला वी आर गवर्न्ड बाय दिस लॉ। ओके, रिलीजन अलग है। तो प्लीज यहां पे हिंदू रिलीजन मत सोचना। H फॉर governed by Hindu law, Jain, Buddhist and Sikh are governed by Hindu law. Muslims are having their Muslim personal law. इसलिए they are not governed by this law, इसलिए HUF में Muslims नहीं आते, not because of religion but because of they are having their separate law, Muslim personal law। बात क्लियर? तो आपको तीनों वर्ड को मतलब बताया। H मतलब हिंदू रिलीजन नहीं, हिंदू लॉ। U मतलब अनडिवाइडेड फैमिली नहीं, अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी। F मतलब जस्ट फैमिली नहीं, कॉमन द एंसेस्टर। क्लियर? ऐसे लॉ पढ़ा जाता है। जिस दिन आप ऐसे लॉ पढ़ना शुरू कर देंगे वैसे ही उसी दिन आप लॉयर बन जाएंगे। डिग्री नहीं चाहिए आपको, ये एक आर्ट है। तो हम लोग बात कर रहे थे टैक्स रेट ऑफ HUF। टैक्स रेट ऑफ HUF सेम एज इंडिविजुअल, वही 2.5 लाख पे 0, 2.5 लाख पे 5, 5 लाख पे 20, बैलेंस पे 30, खत्म। सो सेम, यस। सरचार्ज का रेट भी सेम, 50 लाख के बाद हो तो 10%, 1 करोड़ के ऊपर हो तो 15%, भूल गया क्या था उसके बाद, क्या था, क्या था, 2 करोड़ के ऊपर हो तो 25% और 5 करोड़ के ऊपर हो तो 37%। सेम। हेल्थ एजुकेशन से सेम 4%। रिबेट का ध्यान नहीं आ रहा है किसके ऊपर एप्लीकेबल, मतलब रिबेट इसको मिलेगा क्या? HUF ध्यान नहीं आ रहा है यार। रिबेट क्यों? 2.5 लाख पे 0, 2.5 लाख पे 5। एंड आंसर इज दिस इज कन्फाइंड टू रेसिडेंट इंडिविजुअल, बताया हुआ था। तो रिबेट इज नॉट एप्लीकेबल टू HUF। तो एक HUF की 3 लाख की इनकम होगी तो टैक्स देगा, इंडिविजुअल की 3 लाख की इनकम होगी तो वो रिबेट मिल जाएगा। याद रहेगा, राइबेट देखा कोडिंग्स कितने काम आती है, बिना बताए इसको पता था, आई था यहाँ पे, आई मतलब इंडिविजुअल। दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू HUF। क्लियर? कॉपी करिए। कॉपी करो दादा, कॉपी करो। पेन तेज चलाओ, धड़ाधड़, सब स्पीड पे रहो। पेन तेज चलना चाहिए, बोलना तेज है, सुनना तेज है, चलना तेज है, एवरीथिंग शुड बी फास्ट, लिटिल फास्ट, 1.1x। दिमाग को तेज करना है तो स्पीड को तेज करो। सब हो गया? नाइस। इतनी देर से HUF पढ़ा रहा हूं और टैक्स रेट तो 1 मिनट का हुआ नहीं।
एक अच्छे से पढ़ाने के लिए ना सबसे पहले दिमाग में ये डालना पड़ता है कि मेरे को सिलेबस से मतलब नहीं है। तो आप भी किसी छोटे बच्चे को पढ़ाते हो 11, 12, 7, 8, 9, तो प्लीज डोंट बी कन्फाइंड टू सिलेबस। पहले बच्चे को ग्रूम करने दो, सिलेबस वो अपने आप कवर कर लेगा। यदि आप लोग किसी जूनियर को पढ़ा रहे हो 7, 8, 9, 10, कई सारे बच्चे पढ़ाते हैं, कभी आप अपने छोटे भाई बहन को पढ़ाओ तो प्लीज सिलेबस रहने दो। सिलेबस की बातें हो जाएगी, सिलेबस तो कंप्लीट वो तुमसे करवा लेगा। थोड़ा उसको टॉपिक से रेलेवेंट आगे पीछे की बातें भी बताओ, तब जाके वो टॉपिक उसके दिमाग में रहेगा परमानेंट। एचयूएफ बनाता क्यों है? एचयूएफ बनाता क्यों है? क्यों मैं अपनी कॉमन प्रॉपर्टी को भाई और पापा में डालूं? और इंडिया में टैक्स रेट इतना लो है, मतलब इतना हाई है, 2.5 लाख पे 0, 2.5 लाख पे 5, 10 लाख कमाने वाले को 1 लाख से ऊपर टैक्स देना पड़ता है। वो कितना बच्चा कमाया था 15 लाख, इससे कितना टैक्स ले लिया गवर्नमेंट ने? 2.5 लाख के करीब टैक्स ले लिया था, राइट? बता, लूट लिया तुमको। एचयूएफ क्यों बनाते हैं? वो भाई साहब बोल रहे हैं टैक्स बचाने के लिए। पूछते हैं कैसे टैक्स बचता है, बोलो भाई साहब। 30 लाख एचयूएफ में कैसे डाल देंगे? कैसे? डीड बना के तो एचयूएफ बनेगा। एचयूएफ बन गया, इनकम कैसे डालूं उसमें? जैसे अगर हम लोग का 2 बिजनेस है, जैसे अगर 2 बिजनेस है, दोनों से 30 लाख का इनकम आ रहा है, तो एक को हम लोग एचयूएफ कर देंगे और एक को इंडिविजुअल कर देंगे। तो जो हम लोग को 60 लाख पे जो सरचार्ज लगता है वो सरचार्ज नहीं लगेगा, तो 30 लाख का अलग इनकम है। समझ रहा है? समझाओ क्या बोल रहा है? जैसे सपोज मेरी 60 लाख की इनकम है, सब कौन कमाता है? संजय मुंद्रा कमाता है। कैसे कमाता है? पढ़ाता है और किताब लिखता है और प्रैक्टिस करता है और एडवाइजरी देने चला जाता है और थोड़ा बहुत फ्रेंचाइज का बिजनेस है, पेन ड्राइव बेचता है, फलाना ढिकाना करके कमा लेता है। अच्छा ठीक है, मतलब कोई भी आदमी आज की डेट में 4-5 बिजनेस तो करता ही है यार। जॉब वाले को छोड़ दो, बिजनेस जो करता है सब होता सब उसी बिजनेस का आजू बाजू वाला है, लेकिन फिर भी अलग अलग करा जा सकता है। जैसे किताब मेरा अलग बिजनेस है, मैं पढ़ाता हूँ अलग बिजनेस है, कंसल्टेंसी अलग बिजनेस है, पेन ड्राइव अलग बिजनेस है, फ्रेंचाइज अलग बिजनेस है। कई सारे खोल रखे काउंटर्स जहाँ से थोड़े थोड़े पैसे आते हैं, मिला जुला के घर खर्च चल जाता है। तो जब आपके पास इतने सारे काउंटर्स है तो आप किसी काउंटर को एचयूएफ के नाम पे कर दो। अब सपोज मैंने ट्यूशन सेंटर रख लिया, संजय मुंद्रा ट्यूशन क्लासेस। मैंने अपना पेनड्राइव का बिजनेस ट्रांसफर कर दिया किसको? एचयूएफ को। संजय मुंद्रा टैक्स क्लासेज एचयूएफ। मैंने उनसे एक लमसम रॉयल्टी ले ली। किसने किसको रॉयल्टी दिया? एचयूएफ ने मुंद्रा को रॉयल्टी दिया, और मुंद्रा ने अपने सारी क्लासेस का कॉपीराइट एचयूएफ को ट्रांसफर कर दिया फॉर लमसम पैसा। बताओ बिजनेस हुआ कि नहीं? 2 अलग अलग एंटिटी हुई कि नहीं हुई? पहले मैंने एक एचयूएफ बनाया और मैं बन गया संजय मुंद्रा टीचर, और ये बन गया संजय मुंद्रा टैक्स क्लासेज एचयूएफ। मैंने अपनी सारी ट्यूशन की वीडियो रिकॉर्डिंग करके वो वीडियो रिकॉर्डिंग एचयूएफ को 5 लाख में बेच दिया। मेरे फाइल में 5 लाख की इनकम आ गई, और एचयूएफ उसकी पेन ड्राइव की बना के बेचे जा रहा है, मार्केटिंग कर रहा है, बेचे जा रहा है। एचयूएफ के पास 40 लाख की इनकम आ गई। इस तरीके से सारी इनकम जो मेरे ऊपर आने वाली थी वो इनकम 2 भाग में डिवाइड हो गई। संजय मुंद्रा अलग है, एचयूएफ अलग है। तो 2.5 लाख का एग्जम्पशंस मेरे को मिल रहा था, अब 2.5 लाख का एग्जम्पशंस एचयूएफ को भी मिलेगा। पहले 10 लाख पे 1,12,500 मेरा अलग, 10 लाख पे 1,12,500 इसका अलग। नहीं समझे तुम? सुमन दा तुम इस बुझलाम ना। सपोज संजय मुंद्रा की इनकम 20 लाख, छोटी सी इनकम धरो, तो टैक्स इतना आता है 10 लाख पे 1,12,500 और 10 लाख पे 30% 3 लाख। मेरा टैक्स आता 4,12,500। मैंने इसको डिवाइड कर दिया। संजय मुंद्रा अलग है जो क्लास लेता है, और संजय मुंद्रा एचयूएफ अलग है जो उसकी पेनड्राइव बेचती है। और मैंने इन पेनड्राइव वाले बिजनेस से जो इनकम आती है अलग कर दिया, और क्लास वाली बिजनेस इनकम अलग कर दिया। अब लॉ की नजर में 2 एंटिटी है, इसका 1,12,500 टैक्स और इसका 1,12,500 टैक्स, यानी मेरी घर से टैक्स कितना निकला? 2,25।
जहां टैक्स जाता था 4 बार है 500, वहां पे सीधा 225 कटा। क्या जोर का टैक्स छोड़ा। अब ये तो मेरा ट्यूशन है, तुम्हारे यदि कपड़े की दुकान है, 2 दुकान है, तो एक अपने नाम पे करो, एक HUF के नाम पे करो। तुम्हारी इनकम बहुत ज्यादा है तो प्लानिंग करो। सुमन नाम में तो पसंद ही नहीं है। ऋषभ, हाँ ऋषभ, एक फाइल बन गई। मिसेज ऋषभ दूसरी फाइल बन गई। ऋषभ HUF तीसरी फाइल बन गई। तो यदि ऋषभ 30 लाख भी कमाता है ना, तो फाइल को डिफ्यूज करके 10 लाख 10 लाख 10 लाख 3 दुकान की 3 इनकम कर दिया। तो 30 लाख पे जहां टैक्स लगता 7 बार 500, वहां पे अब टैक्स लगेगा 1 बार 500, 1 बार 500, 1 बार 500, मतलब मोटा मोटी 3,37,500। जहां टैक्स लगता था 7 बार, वहां पे लगता है 3,37। इस तरीके से हम लोग सभी जन, मतलब जितने भी लोग पैसे कमा रहे हैं, सभी अपना टैक्स वैसे ही तोड़ के दे रहे हैं। इसलिए HUF हर लोग बनाते हैं और उससे टैक्स का 10 लाख का बंडल अलग कर देते हैं, समझे? इसलिए HUF इज ए वेरी पॉपुलर मोड। मैंने आपको बताया व्हाट इज HUF, मैंने आपको बताया टैक्स रेट ऑफ HUF, और मैंने आपको बताया लोग HUF क्यों बनाते हैं। सिलेबस में क्या था? टैक्स रेट ऑफ HUF, वो तो मैंने 30 सेकंड में कराया था। हाँ, बिना इसके नॉलेज कंप्लीट था क्या? नहीं नहीं, यू कैन नॉट चीट विथ योर स्टूडेंट, राइट? आप उन्हें इनकम्प्लीट नॉलेज देके नहीं भेज सकते। ये बोलते कि आदेश जो सिलेबस में है पढ़ा दिया तुमको। अरे प्लीज ऐसा काम मत करो। डॉक्टर को पेशेंट के साथ और स्टूडेंट को, टीचर को स्टूडेंट के साथ ऐसे नहीं खेलना चाहिए। सिलेबस में दे दिया, सिलेबस में दे दिया है। आओ, टैक्स रेट ऑफ फर्म मैंने HUF लिखा दिया था ना कॉपी में। टैक्स रेट ऑफ फर्म ये कराऊंगा, फिर उसके बाद एक सम कराऊंगा। टैक्स रेट ऑफ कंपनी अपने बाद में छेड़ेंगे। अच्छा तुम्हें बताऊं, टैक्स रेट ऑफ इंडिविजुअल अभी आधा हुआ है, इनकम्प्लीट है। अभी टैक्स रेट ऑफ इंडिविजुअल थोड़ा और बाकी है। तुम बोलेगा तो आज उसकी हिंट्स दे दूंगा वो क्या बाकी है। पहले ये करो, टैक्स रेट ऑफ फर्म। पहले बताओ व्हाट डू यू मीन बाय फर्म? लाउडर। अरे नहीं नहीं, फर्म लाउडर। अच्छा छोड़ो, नाम बताओ सज्जन। नासिर, NASIR, SAR, ER। यार आई होना चाहिए, कंफर्म कर। गलती किया क्या? आई होना चाहिए था ना। हाँ कोई बात नहीं। नासिर हमारे यहाँ एक लड़का है नासिर, उसने दुकान खोली है नासिर मिठाई वाला, हलवा वाला। कहाँ खोली दुकान? नीचे, घर के नीचे बड़ी सी दुकान है नासिर हलवा वाला, और बहुत बहुत सारे 10-12 स्टाफ काम करते हैं उधर। भीतर 10-12 लोग बनाते हैं, 10-12 सेल्समैन है। बहुत लंबा बिजनेस है। कैसा धंधा है नासिर का? इज इट फर्म? आपने बोला ऑर्गेनाइजेशन। इज इट फर्म? इज इट फर्म? देन व्हाट इज फर्म? तो आंसर इज फर्म मीन्स ओनली पार्टनरशिप फर्म। ये सोल प्रोप्राइटरशिप है। एंड सोल प्रोप्राइटर अलग से टैक्स नहीं होता। सोल प्रोप्राइटर इंडिविजुअल कैटेगरी में टैक्स होता है। तो सपोज नासिर जॉब भी करता है, नीचे मिठाई की दुकान भी खोल रहा है, तो नासिर की जो सैलरी इनकम है और जो मिठाई की दुकान की इनकम है, दोनों नासिर के हाथ में टैक्सेबल होगी। बोथ विल बी टैक्स एज इंडिविजुअल। When we say firm, firm means only partnership firm. अच्छा, what do you mean by partnership firm? हाँ, बच्चा है तू। रजिस्ट्रेशन कहीं दरकार नहीं, एक्सेप्ट कंपनी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड LLP। इन 3 को रजिस्ट्रेशन चाहिए, कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सोसाइटीज, इन सबको रजिस्ट्रेशन चाहिए। फर्म को, HUF को रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए। इनका काम डीड से हो जाता है।
ठीक है। तो यदि ये लोग 2 जन मिलकर पार्टनरशिप कर रहे हैं तो इनको कुछ नहीं करना, एक पार्टनरशिप डीड निकालना है। वो गुडल बाबा जिंदाबाद, पार्टनरशिप डीड फटाक से 1 पेज का प्रिंट आउट आ जाएगा, नाम लिख लो, बस हो गया डीड। पेन के लिए अप्लाई कर दो और बैंक अकाउंट खुलवा लो, इमीडिएटली बन जाएगा पार्टनरशिप फॉर्म। बात क्लियर? कैसे बनता है क्लियर? एंड पार्टनरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। फॉर्म मीन्स क्लियर। जब हम लोग फॉर्म बोलते हैं तो ये पार्टनरशिप फॉर्म है और इसमें एलएलपी भी इंक्लूडेड है। एलएलपी नाम सुना होगा, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, इसमें रजिस्ट्रेशन होता है। चलो ठीक है, बाद में बात करेंगे एलएलपी की। इसकी टैक्स रेट है फ्लैट 30%, फ्लैट 30%। जितना कमाओगे 30%। 1 लाख कमाया तो 30,000, 2 लाख कमाया तो 60,000, 3 लाख कमाया तो 90,000, 10,000 कमाया तो 3,000, 100 रुपया कमाया तो 30 रुपया, 10 रुपया कमाया तो 3 रुपया, राउंडेड ऑफ टू 0। ठीक है ना? तो जितना भी कमाएगा 30%, सीधा फ्लैट। टैक्स रेट 30% है। सरचार्ज का रेट भी थोड़ा सा अलग है। टोटल इनकम अप टू 1 करोड़ निल, टोटल इनकम मोर देन 1 करोड़ 12%। बस सिंपल। 1 करोड़ तक कोई सरचार्ज नहीं, 1 करोड़ से ज्यादा तो 12%। हेल्थ एजुकेशन से हम लोग सबसे लेते हैं, एक ही रेट है 4%। रिबेट का सवाल ही नहीं उठता। फॉर्म की टैक्स रेट बहुत पेनिक है, बहुत हाई टैक्स रेट है, सीधा 30%। बहुत डर लगता है इस टैक्स रेट से, इसलिए पार्टनरशिप फॉर्म में तुम जिसको भी देखेगा सभी जन लॉस दिखाते हैं। प्रॉफिट दिखाते तो 30% लग जाएगा यार। यदि 2 लाख की प्रॉफिट दिखाएंगे 60,000 रुपया टैक्स, क्या पगला है क्या? कौन देगा? है ना? कॉपी करिए। सबसे आसान यही है, सबसे पेनफुल भी यही है, 30%। टैक्स रेट ऑफ कंपनी आज स्टार्ट नहीं करूंगा, वो थोड़ा बड़ा है, लेकिन टैक्स रेट ऑफ इंडिविजुअल में जो एक और है ना, वो बता देता हूं। ठीक है, वो थोड़ा सीखने में टाइम लगेगा, हिंट्स दे देता हूं क्या है। इसको अरेंज करूं। जो सिखाने जा रहा हूं ना, टैक्स रेट ऑफ इंडिविजुअल, ये तुम्हें थोड़ा बहुत समझ में आएगा, थोड़ा बहुत समझ में नहीं आएगा, ये मुझे भी पता है। क्यों? क्योंकि ये डिपेंडेंट है, ये आगे के चैप्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। जब तक वो चैप्टर्स नहीं होंगे तब तक ये चीज समझ में नहीं आएगी, लेकिन यहां पे बताना जरूरी है, इसलिए बता रहा हूं। टैक्स रेट ऑफ इंडिविजुअल में आपने सीखा 2.5 लाख पे निल, 2.5 लाख पे 5%। यार ये तो फोन, चलो बंद कर देते हैं। 2.5 लाख पे निल, 2.5 लाख पे 5%, 5 लाख पे 20, बैलेंस पे 30। इतना आपने सीखा। इस साल निर्मला सीतारमण जी, हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने इंडिविजुअल्स को एक नया टैक्स स्लैब दिया और बोला आप इस टैक्स स्लैब से भी चाहो तो टैक्स दे सकते हो। हम लोग के देश को बहुत बदनाम किया जा रहा है कि इंडिया में टैक्स रेट बहुत हाई है, जबकि बकवास बात है। टैक्स किस बात की हाई है? 30 लाख तक इनकम कमाते हैं तो 3 लाख समथिंग टैक्स देते हैं हम लोग, फाइल को डिफ्यूज कर करके। हाँ, जो जॉब करते हैं वो डिफ्यूज नहीं कर पाते, उनको तो पूरी 30 लाख अपने में दिखाना पड़ेगा। वो थोड़ी बोलेगा मेरी वाइफ भी जॉब करती है, मेरा HUF भी जॉब करता है, ऐसे थोड़ी होता है। तो
हमारी टैक्स रेट बहुत हाई है, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। तो निर्मला जी ने बोला भाई टैक्स हाई है तो क्या हुआ, हम आपको इतने सारे रिलैक्सेशन देते हैं, हम आपको सैलरी में 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन देते हैं अंडर सेक्शन 16, छूट देते हैं आपको। हम हाउस प्रॉपर्टी में आपको 2 लाख का लॉस अलाउ करते हैं। ये सब आप जब रिस्पेक्टिव चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हम आपको पीजीबीपी चैप्टर में बहुत सारे डिडक्शंस देते हैं, साइंटिफिक रिसर्च पे डिडक्शंस देते हैं, एडिशनल डेप्रिसिएशन देते हैं, हम आपको 33 AB का डिडक्शंस देते हैं, 33 ABA का डिडक्शंस देते हैं, हम आपको 35 CCC का डिडक्शंस देते हैं। ऐसे हम आपको बहुत सारे डिडक्शंस देते हैं। हम आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में 57 का डिडक्शंस देते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शंस फैमिली पेंशन के लिए। ऐसे हम आपको बहुत सारे डिडक्शंस देते हैं। फिर चैप्टर 6 से यदि आपका बीकॉम किया हुआ है तो आपको पता है 80CCC, 80C, 80D, 80DD, ऐसे चैप्टर 6 से में बहुत डिडक्शंस देते हैं। इतने सारे डिडक्शंस देते हैं, फिर हम आपसे 2.5 लाख पे नील लेते, 2.5 लाख पे 5 लेते, 5 लाख पे 20 लेते, बैलेंस पे 30 लेते। ये 80C में 2 लाख का डिडक्शंस तो पूरी दुनिया लेती है, सब जिसकी भी फाइल तो हो जाए 2 लाख का डिडक्शन सब लेते हैं। तो 2.5 लाख पे नील कहाँ हुआ? आपकी जितनी इनकम है उसमें से पहले तो 2 लाख का डिडक्शन मिल जाता है। ये सैलरी वालों को 50,000 का फिक्स डिडक्शन है, सब लेते हैं, अपने आप ही हो जाता है। इनकम डालो अपने आप ही 50,000 लेस हो जाता है। हाउस प्रॉपर्टी का 2 लाख का लॉस सब क्लेम करते हैं। तो आज की डेट में किसी की सैलरी 10 लाख है तो उसको 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन, फिर हाउस प्रॉपर्टी का लॉस और फिर चैप्टर 6 का डिडक्शन 2 लाख। ये तो मोटा मोटी सभी लेते हैं। उसके बाद भी थोड़ा बहुत और ले लुआ के 50-60 हजार रुपये और कम कर तो के फाइनली वो 5 लाख की इनकम दिखाता है और फिर टैक्स कुछ नहीं देता। एकदम पक्का बात है, मतलब एकदम प्रैक्टिकल बात है। जो 10 लाख कमाता है वो कोई टैक्स नहीं देता, और देता है तो बेवकूफ़ी कर रहा है। थोड़ी सी प्लानिंग करते ही 10 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, और फिर भी आप बोलते हो इंडिया में टैक्स बहुत है, 2.5 लाख तक ले लो, उसके बाद 5% है। तो निर्मला जी को गुस्सा आ गया। अपनी निर्मला जी थोड़ी सी तेज भी है ऐसे, उन्होंने बोला ठीक है, अच्छे बोलो ऑल्टरनेट चाहिए, बोलो ऑल्टरनेट चाहिए। पब्लिक बोला हाँ दीजिए। अच्छा तो लो, तुमसे हम पहले 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं लेगा, अगले 2.5 लाख पे सिर्फ 5% लेगा, उसके बाद वाले 2.5 लाख पे फिर सिर्फ 5% लेगा, सॉरी 10% लेगा। नेक्स्ट 2.5 लाख पे हम तुमसे सिर्फ 15% लेगा, नेक्स्ट 2.5 लाख पे हम तुमसे सिर्फ 20% लेगा, नेक्स्ट 2.5 लाख पे हम तुमसे सिर्फ 25% लेगा, और बैलेंस पे हम तुमसे 30% लेगा, 30% लेगा। देखो ये 15 लाख पहुंच जाए, 2.5, 5, 7.5, 10, 12.5, 15, यानी जहां 10 लाख के बाद 30% लगता था न्यू स्लैब में, 15 लाख के बाद 30% लगेगा। लेकिन फिर हम तुमको ये कोई डिडक्शंस नहीं देगा। बोलो ऑल्टरनेट चाहिए, जाओ तुम्हारे पास ऑल्टरनेट है, तुमको ये पसंद आया तो ये ले लो, वो पसंद आया तो वो ले लो, जाओ। ये हमारे इंडिविजुअल में इस साल से एक नया, इस साल तो नहीं लास्ट ईयर ही आ गया, इस मतलब लास्ट ईयर से नया टैक्स रेट इंसर्ट हो गया। क्या? ऑल्टरनेट टैक्स रेट ऑफ इंडिविजुअल। फर्स्ट 2,50,000 नील, नेक्स्ट 2,50,000 5%, नेक्स्ट 2,50,000 10%, नेक्स्ट 2,50,000 15%, नेक्स्ट 2,50,000 20%, नेक्स्ट 2,50,000 25%, and balance पे 30%. But if you want to claim this alternate tax rate, you will have to waive several deductions. Clear? Clear. आओ लिखे। निर्मला जी ने क्या बोला? बोलो ऑल्टरनेट चाहिए। तुमने क्या बोला? दे दीजिए, मन हुआ तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। आओ, जय निर्मला जी। सेक्शन 115 BAC, ऑल्टरनेट टैक्स रेट ऑन इंडिविजुअल।
टू बी नोटेड, ये ऑल्टरनेट टैक्स रेट ऑफ सिर्फ इंडिविजुअल है, हाँ, HUF है, ऑल्टरनेट टैक्स रेट ऑफ इंडिविजुअल एंड HUF। क्या टैक्स रेट है? फर्स्ट 2,50,000, बोलते जाइए, बोलते जाइए, 0। नेक्स्ट 2,50,000, बस आपको 15 लाख तक पहुंचाना है। पहले इसको भर लो, आराम हो जाएगा। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 30 के ऊपर तो जाता ही नहीं है। अब यहाँ पे 2.5 लाख बैठा दीजिए और ध्यान रखिएगा 15 लाख के बाद 30% हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15 लाख हो गए। लेकिन कंडीशन क्या है? एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल एंड HUF, चाहे वो रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, सारे इंडिविजुअल HUF। कंडीशन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। कंडीशन, SSE does not claim benefit under section. SSE does not claim benefit under section. कौन कौन से सेक्शन की बेनिफिट छोड़ेगा? अब दो ही ये सेक्शंस तुम्हें पता नहीं है, आई कैन नॉट हेल्प यू, लेकिन ये सारे सेक्शंस मैं तुम्हें आने वाले क्लासेस में करवाऊंगा, और जैसे जैसे वो सेक्शन कराऊंगा तब तुम्हें बार बार याद दिलाऊंगा कि 115 BSc में इसको छोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो अभी अपने सिर्फ सुन लेते हैं, वी कैन नॉट हेल्प इट। 10, 13 है, 10, 14 एक्सक्लूडिंग ये CDDT क्या है, 10, 14 बताऊंगा तब बताऊंगा। ठीक है, 10, 5, ठीक है, 16, चलो 10 AA, सेक्शन 16, बेनिफिट ऑफ 24B फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी। सेक्शन 32 AD, सेक्शन 33 AB, सेक्शन 33 ABA, सेक्शन 35, सेक्शन 35 CCC, सेक्शन 57 स्टैंडर्ड डिडक्शंस फॉर फैमिली पेंशन, देखा जिस वर्ड का मतलब नहीं है वो सुनना कितना थकान देता है ना। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से एक्सक्लूडिंग 80 CCD2 and 80 JJAA। This is applicable to individual and HUF. Conditions: SSE does not claim benefit under this sections. Option can be changed from year to year. यानी आपने इस साल ये बेनिफिट लिया, अगले साल बोला नहीं मुझे वही पुराना वाला चाहिए, अगले साल फिर बोला नहीं मेरे को ये वाला चाहिए, उसके बाद फिर आपने बोला नहीं मेरे को पुराना वाला 2.5 लाख पे नहीं 2.5 लाख पे 5, तो यू कैन डू दिस। लेकिन यदि आपकी बिजनेस इनकम है तो आप ये ऑप्शन बस एक बार ले लिए तो परमानेंट ले लिए। अब जब भी ऑप्ट आउट करेंगे देन यू कैन नेवर क्लेम बेनिफिट अंडर सेक्शन 115 BSc। तो बिजनेस वालों के लिए लाइफ में एक बार, और बिजनेस वालों को छोड़ के बार बार। बिजनेस वालों के लिए लाइफ में सिर्फ एक बार ये 115 BSc आप ले सकते हो। फिर आपने कभी ऑप्ट आउट कर लिया,
फिर आप कभी बीएसी नहीं ले सकते। लेकिन नॉन बिजनेस मतलब सैलरीड वाले इसको हर साल चेंज कर सकते हैं, दे आर फ्री। बात क्लियर? अब बिजनेस मैन इंडिविजुअल की बात हो रही है, कैन नॉट choose alternate, I cannot change alternate every year. इन सेक्शंस को भी आपको याद ही नहीं करना। मैं कभी नहीं बोलूंगा जिसका आपको मतलब नहीं पता वो बैठ के याद करो, नहीं नहीं, या आप आराम से सुन लिए बस, ठीक है। जैसे जैसे ये सेक्शंस, इनमें से जो भी सेक्शन जब भी मैं क्लास में कराऊंगा, मैं बार बार आपको 115 बीएससी की याद दिलाऊंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग सैलरी चैप्टर करेंगे तो इसकी बहुत रिक्वायरमेंट होगी, तब इसकी बहुत यूज भी आएगा, ठीक है। निर्मला जी ने क्या बोला? बोलो ऑल्टरनेट चाहिए, बोलो ऑल्टरनेट चाहिए, बीएससी याद रहेगा। 115 बीएससी, बोलो ऑल्टरनेट चाहिए। 115 में ही हमारी सारी टैक्स रेट रहती है, तो 115 तो मैं आपको बार बार कई बार नाम आएगा इसका। बीएससी आपको याद रह जाएगा बिकॉज ये वर्ड हमें याद रह गया, बोलो ऑल्टरनेट चाहिए। स्लैब आपको याद हो गई क्योंकि बहुत आसान सी स्लैब थी। ये बात ध्यान रह गई कि दिस इज एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल एचयूएफ, इसलिए भी मैं आपको कोड दूं। बोलो ऑल्टरनेट चाहिए हटा दीजिए, बोलिए बोथ को ऑल्टरनेट चाहिए, बोथ को ऑल्टरनेट चाहिए। बोथ मतलब दो जन को, दो जन मतलब कौन? इंडिविजुअल एचयूएफ। ऐसे याद करना पड़ता है सर, कुछ ना कुछ कोड वोड तिकड़म भिड़ा के याद करना पड़ता है। तो बीएससी मतलब बोथ को ऑल्टरनेट चाहिए, हाँ, तो बोथ में याद हो जाएगा तुम्हें इंडिविजुअल अचीव। ये जब से जैसे मैं सेक्शन कराऊंगा वैसे वैसे याद भी कराऊंगा, सेक्शंस के साथ याद कराऊंगा। ये ध्यान रखना कि ऑप्शन कैन बी ऑल्टरनेट कैन बी चेंज्ड एवरी ईयर, बिजनेस ऑल्टरनेट कैन नॉट चेंज, ठीक है। तो बिजनेस वाले चेंज नहीं कर सकते, अदरवाइज ऑल्टरनेट है, आप जब चाहो चेंज करो, जब चाहे चेंज नहीं करो, ठीक है। कॉपी करिए। ये वाला कुछ समझा नहीं पा रहा हूं, इसलिए सिर्फ लिख दे रहा हूं, जैसे जैसे चैप्टर होंगे समझाऊंगा।
मैं तुझसे डिक्टेशन दूं या क्लियर है सब? ये है ATJJAA, फैमिली पेंशन। छोटा सा होमवर्क करो आज ज़्यादा जितना पढ़े उसके ऊपर एक काम करो। और कोई क्लास शुरू हुई है? सब हमारे इसी के लिए जाएंगे। तो फेस नहीं होगा। क्लास शुरू की? कौन सा क्लास शुरू एक सम लेते हैं और अपने आज सी क्लास को ओवर करते हैं। दैट इज योर होमवर्क सम। बहुत आसान सा सम है, आप इसे बनाना और घर पे जब बनाओ तो ये ट्राई करना कि जल्दी कैसे बने। बनाना इज नॉट इंपॉर्टेंट, टाइम फ्रेम के अंदर बनाना इज इंपॉर्टेंट। जो सम देने जा रहा हूं, यदि आप उसको 1 घंटे में बनाते हो तो आपने होमवर्क का सत्यानाश कर दिया। यदि आपने 15 मिनट में बना दिया तो फाइन, घर जाके करना क्या, 5 मिनट इसको पढ़ लेना। देखो आज तुम्हें लग रहा है इसमें क्या पड़ेगा, सब तो याद है, सर क्लास में इतनी बार बोल बोल के याद करा दिए। और हम बोले यहाँ पे, मैं भी यदि यहाँ पे बोलूँ घर पे बच्चे कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, जो मैं यहाँ पे करा दिया ना यहीं पे घुटवा दूंगा, तो बताओ यहाँ पे सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ये बात सही लग रही है कि नहीं लग रही है? ये मैं खुद ही घुटवा देता हूँ क्लास में, पर वो तो झूठ है। ये बात इतने हद तक सही है कि आज आपको सब याद है, लेकिन ये बात एकदम गलत है कि ये आपको 15 दिन बाद भी याद रहेगी। नहीं, वो 15 दिन बाद आपको तभी याद रहेगी जब आज आप घर जाके एक बार और फिर 15 दिन बाद एक बार 30 सेकंड में सब सरसरी नजर से दौड़ा लो, तभी वो याद रहेगी। यदि मैं टीचर ये बात बोलता है कि घर पे कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, जो क्लास में पढ़ाऊंगा याद हो जाएगा, ठीक है, ये बात पक्का है, याद हो जाएगा, आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, याद हो गया, लेकिन वो 15 दिन तक याद रहेगा, ये झूठ है सर। ये साइंस के अगेंस्ट में बोल रहे हो आप। हाँ, आइए होमवर्क। तो घर जाके आप इसको पूरा एक बार पूरी कॉपी देखेंगे। नेक्स्ट क्लास आपके आते ही मैं एक MCQ से स्टार्ट करूंगा और मैं आपसे पूछूंगा आप कितना पढ़ के आए हो, आपका होमवर्क चेक करूंगा और फिर आपको कुछ थ्योरीज पढ़ाऊंगा। पहली क्लास फुल प्रैक्टिकल, अगली क्लास में मास में थ्योरी, फिर थोड़ा सा टैक्स रेट ऑफ कंपनी, फिर आगे बढ़ेंगे। होमवर्क, फाइंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ नंबर 1 मिस्टर ए, रेसिडेंट, aged 32 years, income अलग अलग केस है, 50 लाख, 60 लाख, 90 लाख, 4 लाख, 90 लाख किस काम का,
120 लाख, हाँ 4 लाख, 8 लाख, मतलब 5 सम हो गए, 5 टैक्स रेट निकालनी होगी। मिस्टर बी, नॉन रेसिडेंट, एजेड 62 years, इनकम 50 लाख, चलो चेंज कर देते हैं, चलो सेम रखते हैं 50 लाख, $5 लाख, 220 लाख। क्वेश्चन नंबर 3, HUF रेसिडेंट, HUF रेसिडेंट, HUF हैज फॉलोइंग इनकम, ए, सब में एक ही बात है, टैक्स लायबिलिटी 4 लाख, 54 लाख, 54 लाख नहीं 59 लाख, 142 लाख। क्वेश्चन नंबर 4, नॉन रेसिडेंट HUF इनकम 32 लाख, 68 लाख। क्वेश्चन नंबर 5, पार्टनरशिप फर्म having income of A 10 लाख, B 8 लाख, C 120 लाख। कितने हो गए? 5, 3 8, 3 11, 2 13, 3 16, और मैं बोल रहा हूं इसको 15 से 20 मिनट में बना देना। टफ टास्क, टफ टास्क, 1 घंटे में बना देना, इजी टास्क। 20 मिनट में बना देना, टफ टास्क। ब्रेन की सुपर एक्सरसाइज होगी यदि 20 मिनट में बना दिए तो एकदम शार्पन हो जाएगा ब्रेन, तड़तड़ा के चलेगा। 1 घंटे में बनाओगे, आता है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आता है और तड़तड़ा के आता है। और मसाला डालूं हल्का सा। क्वेश्चन नंबर 1 में चेंज करता हूं, हाँ। केस 1, ही हैज नॉट ऑप्टेड 115 BSc। केस 2, he has opted 115 BSc। तुम्हें एक बात बता दूं जो तुमने नहीं पूछी, तुम्हारे आंख के सामने से चला गया, तुमने पूछा ही नहीं। मैंने बोला 115 BSc में इंडिविजुअल की टैक्स रेट होती है 2.5 लाख पे 0, 2.5 लाख पे 5, 2.5 लाख पे 10, 2.5 लाख पे 15, 2.5 लाख पे 20, 2.5 लाख पे 25, बैलेंस पे 30। तुम भी बोले मजा आया, क्लियर। तुमने पूछा ही नहीं सीनियर सिटीजन के लिए क्या होगा, तुमने पूछा ही नहीं वेरी सीनियर सिटीजन के लिए 115 BSc क्या बोलता है। 115 BSc पे सरचार्ज होगा कि नहीं होगा? आंसर सुन लो। 115 BSc में सीनियर सिटीजन, वेरी सीनियर सिटीजन कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यानी सबके लिए 2.5 पे 1, 2.5 पे 5, 2.5 पे 10, 2.5 पे 15, 2.5 पे 20, 2.5 पे 25, बैलेंस पे 30। लेकिन सरचार्ज और सेस वैसे ही है जैसे पहले थे। No benefit of senior citizen, no benefit of very senior citizen, but surcharge and cess will be as usual. Rebate as usual. Surcharge, cess, rebate as usual. Please नीचे जाओ, 115 BSc में जाओ, पीछे जाओ 115 BSc में जाओ, 8 लाइन नीचे लिखी है, surcharge, cess, rebate as usual. Surcharge, cess, rebate as usual. ठीक है। तो
तो अब देखो कितना हो गया, कितने सम हो गए? 5 इसमें, 5 इसमें, 10, 3 13, 3 16, 2 18, 3 21, 21 सम 20 मिनट। बहुत नाइंसाफी है, परंतु करना है। कितने मिनट में किया ये भी बता देना मुझे। किया ये तो बताओगे ही, कितने मिनट में किया ये भी बता देना। मस्ती मारो। कब मिलोगे? बुधवार को सुबह 8 बजे, ठीक है? मस्ती मारो। केस 1 में आपको 115 BAC मतलब 2.5 लाख नील, 2.5 लाख पे 5 और 5 लाख पे 20 करना है। और इसमें आपको 2.5 लाख पे नील, 2.5 लाख पे 5, 2.5 लाख पे 10, 2.5 लाख पे 15 लाना है। तो ये 500 केसेस को आपको दोनों मेथड से बनाना है। कोई डाउट है? पक्का? वेंसडे की क्लास थोड़ी सी छोटी होगी, 8 से 10 बस, ठीक है? मस्ती मारो।